हेलो। आज हम लोग आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपने काम को किस तरह से करता है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि यूनिट 3 का सेकंड कंटेंट्स के अंतर्गत ये पार्ट टॉपिक आता है। एडमिनिस्ट्रेटर, उसके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो कि स्कूल कंटेक्स्ट के अंतर्गत ये बहुत ही मददगार होते हैं, यानी विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही मददगार होते हैं और इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इनकी भूमिका को बिना समझे बिना जाने हम एक अच्छे विद्यालय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बात कर रहा हूँ। तो उनकी भूमिकाओं में नंबर 1 पोजीशन पर गुड लीडरशिप क्वालिटी, यानी एक अच्छे नेतृत्व का गुण होना चाहिए, एक अच्छे प्रशासक का गुण होना चाहिए। क्योंकि प्रशासक यानी एक अच्छा कोऑर्डिनेटर समन्वयक के रूप में काम करता है, जो कि पेरेंट्स यानी अभिभावक, शिक्षक और छात्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। उसके बाद एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण आती है वो ये आती है कि ये समय समय पर अपने अनुसार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में यानी मजबूत करने में भूमिका निभाते हैं। दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर प्ले ए वाइटल रोल फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पेरेंट्स, सोसाइटी एंड द टीचर along with स्टूडेंट्स। एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स ए डायनेमिक क्वालिटी ऑफ द पर्सन, यानी उसके एक ऐसी क्वालिटी, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति होना चाहिए जो कि सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रण कर सके सही तरीके से। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह है फ्रेमिंग द करिकुलम एज पर द रेगुलेशन, यानी अपने विद्यालय में एक ऐसे करिकुलम की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना जो कि रूल यानी नियम और शर्तों के अनुसार, जो कि राज्य या केंद्र सरकार के अनुसार जो लागू हो, उसी अनुसार व्यवस्थाएं करनी चाहिए, संचालित करनी चाहिए, जिससे कि पठन पाठन यानी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वह सिस्टमेटिक वे में संचालित हो सके। नेक्स्ट वन इज द टू सेट द गोल, यानी जो विद्यालय का लक्ष्य है जिसमें कि छात्रों का सर्वांगीण विकास सर्वोपरि होता है, उसका लक्ष्यों का निर्धारण करना। क्योंकि लक्ष्य विहीन क्रिया, दैट मीन्स विदाउट एमलेस वर्क और गोललेस वर्क, इट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर द सोसाइटी along with the development of the children. So it is necessary to set the goal of the school. Another one is budget. It is the vital and the most important point. How arrange the fund for the development of the school and for the development of the quality of the teacher along with the quality of the children. क्योंकि बिना बजट की व्यवस्था के बिना कोई भी विद्यालय सही तरीके से संचालित नहीं हो सकता है। वर्तमान जो बदलती हुई परिवेश है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बिना बजट का कोई भी काम ना आप लाइब्रेरी को इनरिच कर सकते हैं, ना विद्यालय में सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है कि बजट की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, जिससे कि छात्रों या खासकर छात्रों के जो अभिभावक है उन पर ज़्यादा जोर न पड़ सके। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वह है दैट मीन्स एज पर द कह सकते हैं कि प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, इन द सेंस कि दैट मीन्स योजनाएं और रणनीति का निर्माण करना। योजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं जो कि पूरे एक एकेडमिक ईयर के लिए होती हैं, और उसी रणनीति के तहत होती है कि टीचर की व्यवस्था किस तरह से हो, टीचर की गुणवत्तापूर्ण चीज़ों पर भी ध्यान रखना, और शिक्षकों को उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेवारी प्रदान करना। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी वी हैव टू प्रोवाइड द वर्क, जिससे कि हमें एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा परिणाम मिल सके। अदरवाइज हम जो जिस लेवल के शिक्षक नहीं हैं, अगर उन्हें वो जिम्मेदारी प्रदान करते हैं अपनी योजना को बनाकर, तो फिर रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वह सही नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू फॉलो द स्टेट और सेंट्रल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अंतर्गत जो योजनाएं, जो नियम एवं शर्तें बनी हुई हैं, उनका सही आकलन, असेसमेंट करना और अपने विद्यालय में लागू करना। क्योंकि उसी के अंतर्गत शिक्षकों की सैलरी यानी दैट मीन्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस,
छात्रों की व्यवस्थाएं, संसाधन युक्त व्यवस्थाएं, सभी चीज़ों का निर्माण करना शर्तों और टर्म्स कंडीशन के अनुसार आते हैं। अगर ये चीज़ें आप सही तरीके से लागू करते हैं विद्यालय में, तो विद्यालय जो है वो समाज में आदर्श स्थापित कर पाता है, जिससे कि विद्यालय का डेवलपमेंट सही तरीके से होता है। नेक्स्ट वन इज टू सेट द एस्पिरेशन ऑफ द स्टूडेंट, यानी छात्रों की आकांक्षाओं का निर्धारण करना। अब आपको ये महसूस करना होगा, विचार करना होगा कि समाज में किस प्रकार के छात्र हैं और उस छात्रों की आकांक्षाएं क्या है, दैट मीन्स उनके एस्पिरेशन क्या हैं, वो किस क्षेत्र में अग्रसर हैं, कैसे वो काम करना चाहते हैं, उनके तरीके क्या होंगे। उन सभी चीज़ों की एनालिसिस यानी आकलन करके, विश्लेषण करके अपने विद्यालय में लागू करना, जिससे कि छात्रों को एक अच्छा रिजल्ट मिल सके और वह रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्राप्त कर सके। उनके एस्पिरेशन को आकांक्षाएं भी होती हैं कि वो कंपटीशन के क्षेत्र में आगे बढ़कर, यानी कंपटीशन लेवल की पढ़ाई करवाना, ये महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, समय समय पर उसका अध्ययन करना, समय समय पर चीज़ों की यानी जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी जानकारी लेना और उसी के अनुरूप विद्यालय का संचालन करना, क्योंकि जब तक हम उसकी जानकारी सही तरीके से नहीं रखेंगे, जो समय के अनुसार ईयरली कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव करती है राज्य या केंद्र सरकारें, उनका आकलन किए बिना अगर हम कार्य को संचालित करते हैं तो वो सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल है ये कि छात्रों को कैसे जो है वह दबाव रहित शिक्षा प्रदान की जा सके। उसके लिए आवश्यक है कि दृश्य श्रव्य सामग्री की व्यवस्था की जाए, ऑडियो विजुअल एड्स की व्यवस्था की जाए, छात्रों का इंडिविजुअल डिफरेंस यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन किया जाए और साथ ही साथ छात्रों की समस्याओं का अध्ययन करके उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कैसे उनका निदान हो उस पर भी, इसलिए रेमेडियल क्लासेस के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी छात्रों की एक समान अध्ययन करने की योग्यता या क्षमता ग्रहण करने की नहीं होती है। तो चूंकि उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं और ये चीज़ क्लासरूम में स्पष्ट तौर पर नजर आती है, तो ये आवश्यकता इस चीज़ की है कि कैसे इन विभिन्नताओं वेरिएशन का अध्ययन किया जाए और फिर उसी के अनुरूप सेक्शन अलग डिवीजन किया जाए और छात्रों को उन्हें ये भी फीलिंग ना हो, भी उन्हें दबाव, और ये भी उनके पेरेंट्स को भी ना फीलिंग जाए कि हमारे छात्र, हमारे बच्चे जो हैं वीक हैं इसलिए उनको अलग सेक्शन में कर दिया गया है। इसका भी ध्यान रखते हुए स्ट्रेस फ्री एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, समय समय पर उन्हें एक्सकर्शन कराया जाए और प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व किया जाए या तरह तरह की गतिविधियाँ, एक्सटेम्पोर, डिबेट, इन सभी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिससे कि बच्चे स्ट्रेस फ्री हों। साथ ही साथ म्यूजिक की भी व्यवस्था हो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था हो, जिससे उनका सही विकास हो सके और सही मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हो सके। एंड द लास्ट वन इज प्रिपेयर ए फ्यूचर प्लान। It is the most important and vital because without future planning we have never set the objective of the school as per the curriculum of the central or state government. So it is necessary to prepare a future plan for the development of the society along with the development of the children. Parents यानी अभिभावक प्रत्येक विद्यालय से एक आशा करते हैं कि जब कहीं भी वो नामांकन कराते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे जो है अच्छी तरह से उनका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए आवश्यक है कि आगे आने वाली समस्याओं का पहले ही से ही निराकरण के बारे में उपाय सोचा जाए, तभी आपका फ्यूचर प्लान सक्सेस हो सकता है। बिना उसके आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परिवेश यानी जैसे बदलती हुई परिवेश है उसको ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है कि अपनी विचारधारा का भी परिवर्तन किया जाए, उसी अनुसार उसे क्रियान्वयन करने की चेष्टा की जाए। नाउ अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे अगला जो टॉपिक है उस पर बात करूंगा और आप इस वीडियो को देखिए, पसंद करें और इसके सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक नोट करें और इसके एक एक पॉइंट को बिंदुवार आप सुनें और उसी अनुसार जो है इसका नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।